औरतों ने मर्दों की हर जगह पर बराबरी की है और सुपर हीरोज की दुनिया में एक ऐसी ही लेजेंड डीसी की वंडर वुमन भी है, जिसे थैंकफुली गैल गडोट की चार्म और परफॉर्मेंस और पोर्ट्रियल ने वंडर वुमन को मॉडर्न जनरेशन के टॉप सुपर हीरोज में से एक की जगह दी है। और आज इस सुपर हीरो का फैंडम दुनिया भर में फैल चुका है, स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच, जिन्होंने इस टॉपिक को हमें कई बार कमेंट में सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वंडर वुमन मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन सी वंडर वुमन मूवीज थी जिन्हें पहले प्लान तो किया गया था लेकिन वो कभी बन ही नहीं पाई। वंडर वुमन का रोल मिलने से पहले क्यों छोड़ने वाली थी गैल गडोट अपनी एक्टिंग? क्या हिस्ट्री में सचमुच अमेज़न्स हुआ करती थी? कहां पर बैन हुई थी वंडर वुमन मूवी? वंडर वुमन 1984 का गोल्डन आर्मर आखिर कहां से इंस्पायर्ड था? जानेंगे थेमिस्केरा के स्पिन ऑफ मूवी के बारे में और फाइनली जानेंगे वंडर वुमन मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डीसी कॉमिक्स के वंडर वुमन के कैरेक्टर को क्रिएट किया था साइकोलॉजिस्ट और इन्वेंटर विलियम मोल्टन मास्टन ने, जिन्होंने अर्ली 1900s में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टेस्ट का इजाद किया था और इसी की मदद से लाई डिटेक्टिंग टेस्ट मशीन का भी आविष्कार हो पाया। खैर 1940 से पहले के जमाने में विलियम मोल्टन मास्टन कॉमिक बुक और उसके पोटेंशियल से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण उनके इसी इंटरेस्ट के चलते ही नेशनल पीरियोडिकल्स एंड ऑल अमेरिकन पब्लिकेशंस ने उन्हें एजुकेशनल कंसल्टेंट के रूप में हायर कर लिया और यहीं पर उन्हें खुद का एक सुपर हीरो क्रिएट करने का ख्याल आया जो एक औरत हो। और इस औरत को उन्होंने उस समय एक अनकन्वेंशनल और एक लिबरेटेड वुमन के रूप में इमेजिन करना शुरू किया, जहां पर उन्होंने इस कैरेक्टर को अपनी वाइफ और अपनी वाइफ की कॉमन लवर ऑलिव ब्राइन के ऊपर मॉडल किया, जिसके साथ ये कपल पॉलियामोरस रिलेशनशिप में रहता था। खैर वंडर वुमन की इस कंट्रोवर्शियल क्रिएशन की कहानी पर भी अपनी एक मूवी बन चुकी है जो 2017 में रिलीज हुई थी। एनीवे, इवेंचुअली 1941 में वंडर वुमन को ऑल स्टार कॉमिक्स के इश्यू नंबर 8 में पहली बार रिलीज किया गया। अब वंडर वुमन के इतने लंबे समय पहले इंट्रोड्यूस होने के बावजूद भी वंडर वुमन की ऑफिशियल मूवी आने में 2017 तक का लंबा समय लग गया। वैसे टीवी पर 1975 से लेकर 1979 तक लिंडा कार्टर के वंडर वुमन के रोल को प्ले करने के बाद सीधे 1991 में आइवन रिटमैन वंडर वुमन की एक मूवी बनाना चाहते थे, जहां पर 1999 में सैंड्रा बुलक को इस रोल के लिए चुन भी लिया गया था। बाद में इस मूवी को 2001 में एक बार फिर से रीडेवलप किया गया और यहाँ पर मराया कैरी, कैथरीन ज़ेटा-जोन्स और ज़ेना वॉरियर प्रिंसेस की लूसी लॉलेस को भी इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन मूवी उस समय नहीं बन पाई और 2005 में जॉस व्हेडन ने एक नई वंडर वुमन मूवी पर काम करना चालू किया, जिसके लिए यहाँ पर केट बेकिनसाइल और एंजेलिना जोली को भी कंसिडर किया जा रहा था। ये मूवी भी एक बार फिर से कैंसिल हो गई और फाइनली 2008 में वंडर वुमन के पहली बार दिखने के चांसेस बन रहे थे, जहां पर वार्नर ब्रोस जस्टिस लीग मॉडल नाम की मूवी पर काम कर रहा था और वंडर वुमन के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मॉडल मेगन गेल को चुन भी लिया गया था। आखिरकार ये मूवी भी नहीं बनी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड लेटर 2011 में वंडर वुमन को टीवी में फिर से एस्टैब्लिश करने की एक बार फिर से कोशिश की गई, जहां पर इस बार एड्रियन पलाकी को इस रोल के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन इसका पायलट एपिसोड ही कुछ कमाल नहीं कर पाया और ये सीरीज भी कैंसिल हो गई। फाइनली 2013 में वार्नर ब्रोस ने मैन ऑफ शील्ड मूवी से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत की और वंडर वुमन की डेब्यू को बैटमैन वी सुपरमैन मूवी के अंदर दिखाया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस मूवी रोल के मिलने से पहले गैल गडोट ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था, जहां पर फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में उनके कैरेक्टर जिज़ेल की डेथ के बाद उन्हें कोई बड़ा हॉलीवुड रोल नहीं मिल पा रहा था और वो अपनी कंट्री इजराइल में वापस शिफ्ट होने जा रही थी। फाइनली उन्होंने एक अननोन ऑडिशन जैक स्नाइडर की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के लिए दिया था, जहां पर जैक स्नाइडर ने उन्हें एक्ट्रेसेस इलोडी यंग और ओल्गा किरिलेंको की जगह पर कास्ट किया एंड ऑब्वियसली जैक स्नाइडर की ही चॉइस आज सबसे बेहतरीन साबित हुई है। और फिलहाल तो गैल गडोट के अलावा किसी और को वंडर वुमन के रूप में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऑफ कोर्स वंडर वुमन के लिए चुने जाना और वंडर वुमन बनना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है और यही कारण है कि गैल गडोट को अपने कैरेक्टर में तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने 9 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली और 17 पाउंड तक का प्योर मसल गेन किया। साथ ही साथ उन्होंने किक बॉक्सिंग,
जुजुत्सु, ब्राजीलियन मार्शल आर्ट, स्वॉर्ड फाइटिंग और हॉर्स राइडिंग तक सीखी। इसके ऊपर से वो मूवी की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट भी थीं। वहीं पर अगर बात करें बाकी के अमेजोनियंस की, तो यहाँ पर अमेजोनियन एक्ट्रेसेस को 3000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करना पड़ता था, 2 घंटे की वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती थी और 2 घंटे की स्वॉर्ड फाइटिंग के बाद 2 घंटे की हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती थी। इस मूवी के अंदर दिखा नाजी जनरल एरिक लुडेनड्रॉफ सचमुच वर्ल्ड वॉर 1 के जर्मन नाजी जनरल एरिक लुडेनड्रॉफ पर ही मॉडल किया गया था, जहां पर वो भी हिटलर से पहले एक बहुत ही रूथलेस नाजी आर्मी लीडर था, जो वैसे तो किसी प्रकार का पॉइजन गैस इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन उसने मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया था, जो बेसिकली टिश्यूज को जलाने और टेम्पररी या परमानेंट ब्लाइंडनेस के लिए भी जिम्मेदार था। साथ ही साथ इसे ज्यादा इनहेल करने से सोल्जर्स की मौत भी हो जाती थी। इस मूवी के अंदर डीसी को एक बहुत बेहतरीन होमाज भी दिया गया है, जहां पर जब वंडर वुमन पहली बार लंदन की सड़कों पर आती है, वहां पर उसके अपीयरेंस को बहुत हद तक 1977 के क्लार्क केंट के अपीयरेंस से मैच करता हुआ दिखाया गया है। और तो और गुंडों से भिड़ने के दौरान उसके बुलेट रोकने का अंदाज भी बहुत हद तक सुपरमैन से ही इंस्पायर्ड था। इसके अलावा जिस सीन के अंदर गैल गैडोट आइसक्रीम को एंजॉय करती हुई दिखती है, वो बेसिकली जस्टिस लीग की न्यू 52 रिबूट जस्टिस लीग ओरिजिन्स के इशू नंबर 3 से लिया गया है, जो पब्लिश हुई थी 2013 में। अगर आप भी बहादुर अमेज़न से भरी हुई थेमिस्केरा की तलाश पर निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको मूवी का तो एक्चुअल थेमिस्केरा नहीं मिलेगा, पर हाँ थेमिस्केरा की शूटिंग एक्चुअल लोकेशंस पर जरूर हुई है, जिसमें थेमिस्केरा के लिए 38 लोकेशंस को स्काउट किया गया था और इस मूवी की शूटिंग मेजरली इंग्लैंड और इटली में ही हुई है। बात करें अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली थेमिस्केरा की, तो यहाँ पर थेमिस्केरा आइलैंड के क्लिफ्स और उसके बीचेस की शूटिंग सदर्न इटली और उसके कोस्टल इलाकों में हुई है, जिसमें स्पेसिफिकली थेमिस्केरा की सिटी की शूटिंग इटली के मतेरा सिटी में हुई है। और यहाँ पर थेमिस्केरा के लुक्स को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए कई जगहों पर प्रैक्टिकल और CGI VFX का भी इस्तेमाल किया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि गैल गैडोट की वंडर वुमन आते ही पूरी दुनिया में छा गई, पर दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां पर इस मूवी को पूरी तरह से बैन भी किया गया था, जहां पर 2014 में इजरायली गाजा कॉन्फ्लिक्ट में गैल गैडोट ने इजरायली मिलिट्री को सपोर्ट भी किया था। यही कारण था कि बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने इस मूवी को बैन करना भी शुरू कर दिया था, जहां पर सबसे पहले लेबनीज गवर्नमेंट ने गैल गैडोट के फॉर्मर इजरायली सोल्जर होने की वजह से इस मूवी को बैन किया और इसी माहौल को देखते हुए इसे उसी साल अल्जीरिया में होने वाले फिल्म फेस्टिवल न्यूइट्स 2 सिनेमा से हटा दिया गया। वहीं पर तुनिशियन कोर्ट ने भी गैल गैडोट के फॉर्मली इजरायली मिलिट्री सर्विस में होने की वजह से इस मूवी को बैन किया था और फाइनली बाद में 30 जून को कतर ने भी इस मूवी पर बैन लगा दिया। वंडर वुमन 1984 के अंदर पेड्रो पास्कल के मैक्सवेल लॉर्ड के कैरेक्टर को यहाँ पर पेड्रो पास्कल और पैटी जेंकिंस से मिलकर 1987 की मूवी वॉल स्ट्रीट के गॉर्डन गेको और 1978 की सुपरमैन मूवी के लेक्स लूथर पर मॉडल किया था। वहीं पर पेड्रो पास्कल ने अपनी परफॉर्मेंस को निकोलस केज पर मॉडल किया था। इस मूवी के अंदर जिस एस्टीरिया के गोल्ड आर्मर को दिखाया गया है, वो बेसिकली पहली बार डीसी कॉमिक्स के किंगडम कम में देखने को मिला था। वैसे ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एस्टीरिया हिप्पोल्टा के लिए हरक्लिस तक से लड़ी थी। वहीं पर ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एस्टीरिया को ग्रीक गॉडेस ऑफ स्टार भी माना जाता है। बाय द वे, इस मूवी के अंदर एस्टीरिया का रोल नन अदर देन फर्स्ट लाइव एक्शन वंडर वुमन लिंडा कार्टर ने ही प्ले किया था, जिनका कैमियो हमें लास्ट में देखने को भी मिला। इस मूवी के अंदर ड्रीम स्टोन को एक्चुअली डोलोस या मेंडेसियस, जिसे ग्रीक गॉड ऑफ मिस्चिफ भी कहा जाता है, ड्रीम स्टोन की क्रिएशन के लिए उसे ही जिम्मेदार बताया गया है। लेकिन एक्चुअली कॉमिक बुक के हिसाब से ड्रीम स्टोन एक्चुअली मॉर्फियस की रचना है, जिसे ड्रीम या सैंडमैन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे सैंडमैन की अपनी सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर जल्द ही 2022 में रिलीज होने वाली है। देखते हैं यहाँ पर वो स्टोन देखने को मिलता है या नहीं। वंडर वुमन का रोल प्ले करने वाली गैल गैडोट को दुनिया भर में शोहरत मिली, लेकिन आप में से बहुत कम लोग को ये बात मालूम होगा कि पहली मूवी के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ $3 लाख पे किए गए थे, जो वैसे तो इंडियन रुपीस के हिसाब से 2 करोड़ 24 लाख रुपए हुए और एक अच्छी खासी अमाउंट है, पर फिर भी मॉडर्न हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये थोड़ा कम था। लेकिन वहीं पर वंडर वुमन 1984 के लिए उन्हें इसका लगभग 33 गुना दिया गया, जहाँ पर उन्हें 10 मिलियन यानी $1 करोड़ पे किए गए।
जो बेसिकली इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 75 करोड़ रुपए है, जो उन्हें हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पे किए जाने वाले एक्टर्स में से एक बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि डीसी के वंडर वुमन की कहानी में अमेज़न्स आखिर कहां से इंस्पायर्ड थी और क्या सचमुच अमेज़न्स एग्जिस्ट करती थी? वेल, एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से कई सारे ग्रीक पोएम्स में अमेज़न्स का जिक्र किया गया है, स्पेशली हरक्यूलिस और उसकी माइथोलॉजी में, जहां पर उन्हें बेसिकली मर्दों के हिसाब से ही इंटेलिजेंट और ताकतवर माना जाता था। जहां पर बेसिकली ये ऑल वुमेन ग्रुप एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप था, जिससे बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य लोहा लेने से डरते थे। जहां पर वैसे तो ये पूरी की पूरी औरतों का ही समाज था, लेकिन कुछ समय के लिए आदमियों के साथ सोशलाइज भी करती थीं। इस दौरान उनके होने वाले ऑफस्प्रिंग में अगर बेटी होती थी तो वो उन्हें अपनी ग्रुप का हिस्सा बनाती थी, और अगर लड़का होता था तो वो उसे मार देती थी या उनके पिताओं को उन्हें वापस कर देती थी। और अगर माइथोलॉजी से हटके रियलिटी की बात की जाए तो ऐसी औरतों का ग्रुप बेसिकली दुनिया भर में कई जगहों पर फैला हुआ था, जैसे कि स्कैथिया, थ्रेस, एशिया माइनर, एजियन आइलैंड, अरब, इजिप्ट और यहाँ तक कि इंडिया भी। इनके अलावा इनके बॉडी के अवशेष मॉडर्न साइंटिस्ट को भी कई जगहों से जमीनों में दबे हुए भी मिल चुके हैं। और अब भी यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि माइथोलॉजी से ये रियल अमेज़न से इंस्पायर्ड थी या रियल अमेज़न से ही माइथोलॉजी को इंस्पायर किया गया था। आने वाले समय में हमें वंडर वुमन 3 तो देखने को जरूर मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अमेज़न्स और थेमिस्केरा का एक स्पिन ऑफ मूवी भी प्लान किया जा रहा है, जो बेसिकली डायना के थेमिस्केरा से जाने और वंडर वुमन 1984 के बीच की कहानी होने वाली है, जो बेसिकली वंडर वुमन की तीसरी मूवी को सेटअप करेगी। अभी फिलहाल वार्नर ब्रोस ने इस मूवी की कोई भी डिटेल अभी अनाउंस नहीं की है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये चीज जल्दी ही होगी। अब चलिए बात करते हैं इन दोनों की दोनों मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहली मूवी के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकली तो सिर्फ और सिर्फ टोटल $150 मिलियन की बजट पर इस मूवी ने $822 मिलियन कमाए, जिसमें अकेले $412 मिलियन इसने यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से ही कमाए। और एक्वामैन के $1 बिलियन से ज्यादा कमाने से पहले ये मूवी डीसीयू की सबसे प्रॉफिटेबल मूवी साबित हुई थी। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर इसे अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट अवार्ड्स में टॉप 10 फिल्म्स ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। वहीं पर वंडर वुमन की कॉस्ट्यूम डिजाइनर लिंडी हैमिंग को कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स गिल्ड अवार्ड का एक्सीलेंस इन फैंटेसी फिल्म का अवार्ड दिया गया। वहीं पर इसे क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड में बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड मिला। वहीं पर बात करें वंडर वुमन 1984 की तो इसने अपने बजट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्म किया, जहां पर इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ $166 मिलियन ही कमाए, जिसमें कोविड और उसकी रिस्ट्रिक्शंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन ये वार्नर ब्रोस के लिए HBO मैक्स पर बहुत ज्यादा सक्सेस साबित हुई, जहां पर इस मूवी को देखने के लिए HBO मैक्स के अकाउंट को 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने खरीदा और यहाँ पर इससे पहले दिन 14 मिलियन व्यूअर्स ने देखा, जिसने 2.3 बिलियन वॉच मिनट जनरेट किए। खैर, अगर यहाँ पर बात करें इसकी क्रिटिकल परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर निकोलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड में इसे बच्चों ने फेवरेट मूवी का अवार्ड दिया। वहीं पर स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में इसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्टंट इंसेंबल इन अ मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वंडर वुमन मूवीज फैक्ट्स। ऑनेस्टली यहाँ मेरे हिसाब से वंडर वुमन की पहली मूवी वंडर वुमन 1984 से बहुत ज्यादा बेहतरीन थी, लेकिन फिर भी गैल गैडोट की परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी ने इस कैरेक्टर को एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया है। और मैं वंडर वुमन 3 और अमेज़न्स की स्पिन ऑफ मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इन मूवीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।